नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग सेवेंथ क्लास के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का कक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, इसलिए कक्षा को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम आज की कक्षा को देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। ठीक है, कह रहा है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। बिल्कुल सही बात है, हमारी पृथ्वी जो है एक एकदम गतिशील ग्रह है। अब ग्रह क्या है, ग्रह क्यों कहा है, तो पृथ्वी हमारा एक ग्रह भी है। ठीक है, हमारे वायुमंडल में कितने प्रकार के ग्रह पाए जाते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। ठीक है, कि हमारे वायुमंडल में जो होते हैं कितने प्रकार के ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे पृथ्वी पे जो होते हैं मतलब कितने प्रकार के ग्रह अभी मौजूद है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कह रहा है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर यानी कि कंटिन्यू जो होता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है? क्या कभी आपने ऐसा विचार किया है? अब चलिए आगे देखते हैं। जब विचार नहीं किए हैं तो आगे देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी हुई है। संकेंद्री परतों का मतलब क्या हुआ कि एक ही केंद्र बिंदु है और उसमें बहुत सारे कवर की टाइप से उस पर ढका हुआ है, जैसा कि चित्र संख्या 2.1 में यहाँ पे दिखाया हुआ है। पृथ्वी के सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, यहाँ पे परपट्टी दिखाया हुआ है। ये हमारा परपट्टी है, सबसे ऊपरी परत। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह पर जो होता है, क्या कह रहा है, यह हमारे महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, कौन परपट्टी? महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बना होता है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किसका बना होता है? सिलिका एवं एल्यूमिना का। ठीक है, एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है, इसलिए इसे Cl यानी कि सी से सिलिका तथा ए से एल्यूमिना भी कहा जाता है। ठीक है, Cl। ठीक है, महासागर की परपट्टी जो होता है, महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सीमय कहा जाता है। यानी कि सी से सिलिका तथा मै से मैग्नीशियम कहा जाता है, सीमय कहा जाता है। ठीक है, चित्र संख्या 2.2 में दिखाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे महाद्वीपीय परपट्टी एवं महासागरीय परपट्टी को यहाँ पे दिखाया हुआ है। महाद्वीपीय परपट्टी और यहाँ पे महाद्वीप, और ये महासागर और महासागरीय परपट्टी को दिखाया हुआ है। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। ठीक है, परपट्टी के नीचे क्या होता है, तो परपट्टी के नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। मेंटल की गहराई कितनी होती है, तो 2900 किलोमीटर होती है। ठीक है, इसकी सबसे आंतरिक परत जो होता है क्रोड होता है। ठीक है, मेंटल की सबसे आंतरिक परत क्या होता है, क्रोड होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तथा इसकी गहराई जो है लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर जो है 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो कि बिल्कुल असंभव ही है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर तक की गहराई को खोजना होगा, तब जाकर के आप पृथ्वी के केंद्र तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पृथ्वी पे दिखाया हुआ है, ये सबसे बाहरी परत को परपट्टी कहा जाता है। यहाँ पे ये स्थल मंडल है, ये क्रोड है, ये मेंटल का है। ठीक है, अभी पढ़े मेंटल के बारे में। ये क्रोड, मेंटल, सीमा और ये क्रोड है। ठीक है, ये आंतरिक क्रोड दिखाया हुआ है, ये आंतरिक क्रोड है, ये पृथ्वी के दिखाया हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का आंतरिक भाग को यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब आइए क्या कह रहा है कि मेंटल की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। ठीक है, क्रोड की त्रिज्या कितनी होती है, तो 3500 किलोमीटर होती है। ठीक है, क्रोड की त्रिज्या। ठीक है, मेंटल की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, और क्रोड की जिसकी लगभग त्रिज्या कितना होता है, 3500 किलोमीटर होती है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है। ठीक है, यह इस त्रिज्या जो होती है, क्रोड जो होती है, किसका बना होता है, मेंटल के जो सबसे आंतरिक परत होता है क्रोड होता है,
क्रोड किसका बना होता है? तो निकिल एवं लोहे की बना होता है। इसे नीफे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नी से निकिल तथा फे से फेरस करते हैं, ठीक है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी होता है। पृथ्वी के आयतन का केवल कितना प्रतिशत हिस्सा? तो 1% हिस्सा ही पर्पटी होता है और 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड होता है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? 6371 किलोमीटर होता है पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है। अब आइए सेल एवं खनिज के बारे में देखते हैं। सेल एवं खनिज क्या कह रहा है कि पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बना होता है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पीठ को सेल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल जो होता है विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकता है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार का होता है, जैसे आग्नेय सेल जिसको इग्नियस कहते हैं, उसके बाद दूसरा होता है अवसादी जिसको सेंडिमेंट्री कहते हैं, और तीसरा होता है कायांत्री जिसको मेटाफोरिक सेल कहा जाता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि द्रवित मैग्मा जो होता है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के क्या होता है? ठोस हो जाता है और इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं, ठीक है। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रकार से बने सेल को क्या कहते हैं? कौन सा सेल कहा जाता है? आग्नेय सेल कहते हैं। इसे प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल होता है, ठीक है। आग्नेय सेल जो होता है 2 प्रकार का होता है, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल होता है, ठीक है। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होती है। जब आग की तरह जो द्रवित मैग्मा होता है उसको ही लावा कहते हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल करके सतह पे आ जाता है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तब इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तब यह तेज़ी से क्या होता है? तेज़ी से ठंडा होकर के ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी यानी कि बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं, ठीक है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, ठीक है। बेसाल्ट जो होता है आग्नेय सेल का उदाहरण है। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना होता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी पृथ्वी के भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार बने ठोस सेल को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं, ठीक है। अंतर्भेदी आग्नेय सेल और बहिर्भेदी आग्नेय सेल का मतलब क्या हुआ? जब परपट्टी पर जो होता है, जो भी लावा निकलता है और ठंडा होकर के जो अंदर ही अगर रह जाता है तो उसको अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहता है। लेकिन वहीं अगर जब द्रवित होकर के अगर बाहर निकल जाएगा उसको बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहता है। सीधी सीधी समझने वाली बात यही है। तो अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं और ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण होता है, ठीक है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़ा करके, चटक करके तथा एक दूसरे से टकरा करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। यह अवसाद जो होता है हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा करके जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दब करके एवं कठोर होकर के सेल की परत बनाते हैं और इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दाने से बना होता है, ठीक है। अवसादी सेल के उदाहरण है बलुआ पत्थर और रेत के दाने से बना होता है। इन सेलों में जो होता है पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे होते हैं उसको जीवाश्म भी कहते हैं, ठीक है। जो भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं जो जमीन के अंदर दब जाते हैं उसको ही जीवाश्म कहते हैं। आगे कह रहा है कि आग्नेय एवं अवसादी सेल जो होता है उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। आग्नेय सेल एवं अवसादी सेल जो होता है उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांत्रित सेल में क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। जैसा कि चित्र संख्या 2.3 में यहाँ पे दिखाया हुआ है, कायांत्रित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल को दिखाया हुआ है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से ये कायांत्रित सेल के उदाहरण होते हैं, ठीक है। अब जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म तो अभी बता ही दिए हैं कि सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। किसे कहते हैं जीवाश्म? तो सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। जो बाद में पेट्रोल वगैरह या फिर इसी के रूप में बाहर निकलते हैं। सेल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। कठोर सेलों का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो सड़क,
घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? तो कठोर शैलों का उपयोग। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते होंगे। उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी पीठू, चिबिडी, स्टापू या किट, 5 पत्थर जिसको गिट्टी आदि कहा जाता है। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछ करके कुछ अन्य खेलों की जानकारी भी क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए कह रहे हैं कि आओ कुछ आगे करके सीखते हैं। क्या करें? लाल किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है। लाल किला किस पत्थर से बना हुआ है? डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है कि लाल किला किस पत्थर से बना है, तो लाल बलुआ पत्थर से। और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। कह रहे हैं कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल के दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। ठीक है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के अवसादी सेल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कैंतित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कैंतित सेल पुनः पिघल करके द्रवित मैग्मा बन जाती है और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर के ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि चित्र संख्या 2.4 में यहाँ पे दिखाया हुआ है, सेल चक्र के बारे में दिखाया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे अवसादी तलछट है। यहाँ पे क्या है? अवसादी तलछट है। उसके बाद में अवसादी सेल होता है। उसके बाद में कैंतित सेल के रूप में निर्मित होता है। फिर मैग्मा बन जाता है। फिर इसी प्रकार से आग्नेय सेल होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये हमारे सेल चक्र को दिखाया हुआ है। आगे कह रहा है कि विभिन्न सेल जो होता है, सेल विभिन्न खनिजों से बने होते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज जो होता है मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उपयोगी होता है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, ठीक है, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना एवं यूरेनियम इत्यादि। ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि कुछ न कुछ आपको सीखने को ज़रूर ही मिला होगा। छोटा ही था सेशन, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो सीखने को और सी मिला होगा। वीडियो को अगर दो तीन बार आप सुन लीजिएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था, शब्द की उत्पत्ति जो था, थोड़ा सा वीडियो समाप्त करने से पहले माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पे इग्नियस लैटिन शब्द जो था, इग्निस जिसका अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, इग्नियस शब्द। उसके बाद में सेंटीमेट्री जो होता है, अवसादी सेल जो होता था, उसको लैटिन शब्द सेंटीमेंट जिसका अर्थ होता है स्थिर। और यहाँ पे मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है। ठीक है, ये मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन करना। ठीक है। तो ये छोटा सा था शब्द, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।